देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, एप्लीकेशन। टॉपिक हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। इसका शॉर्ट फॉर्म है SFEE। तो अगर मुझे एप्लीकेशन बोलता है तो एप्लीकेशन मैंने बताया बहुत सारा है, नोजल, डिफ्यूजर, टरबाइन, कंप्रेसर। तो हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं एग्जांपल कौन सा, हम सबसे पहले एग्जांपल देखने जा रहे हैं नोजल का, ठीक है ना। नोजल या डिफ्यूजर एक साथ ही ले चलते हैं इसको, नोजल और डिफ्यूजर, ठीक है। अब हम देखते हैं नोजल और डिफ्यूजर होता है क्या चीज। तो नोजल का मतलब क्या होता है सर? नोजल का मतलब क्या है? नोजल का मतलब है कि नोजल इज अ मैकेनिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी। अगर कोई फ्लो है तो फ्लो का वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए डिवाइस यूज किया जाता है, नोजल, ठीक है ना। और अगर मैं डिफ्यूजर की बात करूं तो क्या करते हैं, उसका जो इस वेलोसिटी है उसको कम करने के लिए हम डिफ्यूजर यूज करते हैं। और अगर बर्नौली का प्रिंसिपल से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये हमारा हो गया नोजल और ये हमारा है डिफ्यूजर, ठीक है। तो अगर ये हमारा सेक्शन, ये हमारा इनलेट पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, यहां पे भी ये 1 पॉइंट है और ये हमारा 2 पॉइंट है, ठीक है। इसका मैंने बोला है ये हमारा नोजल है सर, और ये क्या है, डिफ्यूजर, ठीक है। तो यहां पे मैंने 1 पॉइंट पे सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, यहां पे एंथैल्पी H1, यहां पे एंथैल्पी H2। मैं एक को लेकर दिखा दे रहा हूं, बाकी दोनों सेम ही होगा। यहां पे भी क्या होगा, H1 H2, यहां पे वेलोसिटी C1, ये वेलोसिटी C2। यहां पे जो हमारा एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। अगर मैं ये रेफरेंस ये ले रहा हूं तो इस रेफरेंस से जो सेंटर लाइन है, सेंटर का डिस्टेंस अगर ये कितना है, Z1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये सेंटर से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा Z2 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम विल बी एप्लीकेबल फॉर दिस आल्सो, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने एक एजम्पशन और भी लिया हुआ है कि ये जो नोजल है इसको मैंने यहां पे इंसुलेट कर दिया है, यहां पे नोजल को मैंने इंसुलेट कर दिया। सिमिलरली मैंने सेम तरीके से डिफ्यूजर को भी इंसुलेट किया है, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ध्यान से, नोजल का मतलब क्या है कि अगर इसका जो क्रॉस सेक्शन है या जो इसका फ्लो का जो ये देख रहे हो शेप है, वो कुछ कन्वर्जेंस टाइप का शेप है। तो अगर ये कन्वर्जेंस टाइप का शेप है, मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी क्यों बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ने का मतलब सिंपल कि प्रेशर को कंपनसेट कर रही है। मतलब प्रेशर जो फ्लो रहा है, देखो दो तरीके आपने देखा होगा बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन में क्या देखा होगा, बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, बर्नौली इक्वेशन में एक प्रेशर एनर्जी होगा, ठीक है ना, एक हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा और एक हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो अगर मैं इसके लिए देखूं तो इनलेट वाला देखो या आउटलेट वाला देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों में सेम है। अब बचा कौन सा, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। तो अगर यहां से यहां जा रहा हूं और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है कि जो दूसरी एनर्जी होगी कौन सी, प्रेशर एनर्जी, वो डिक्रीज होगी क्योंकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट होना है, ठीक है। तो यहां पे सेम, और यहां पे भी क्या करूंगा मैं, यहां पे क्या होगा सर, यहाँ पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है। अच्छा, वेलोसिटी कम ज्यादा कैसे हो रही है, कैसे पता चलेगा? अगर सिंपल देखना चाहते हो बता सकते हो आप, कैसे? देखो सर, अगर फ्लूइड फ्लो करता है तो एक कंडीशन उसका कंफर्म होना चाहिए, फुलफिल, क्या है, कंटिन्यूटी। वो कंटिन्यूटी क्वेश्चन को फुलफिल करेगा तभी वो फ्लो पॉसिबल है। और कंटिन्यूटी क्वेश्चन क्या बोलता है, Q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगर जो Q है ना वो हर जगह पे सेम होना चाहिए, किसी भी सेक्शन पे ले लो। तो अगर इस सेक्शन का लें तो यहाँ पे एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे लूं मैं तो एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगा, ज्यादा। तो इस शेप से मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है कन्वर्जिंग शेप में, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने पहला एजम्पशन क्या लिया है सर, कि स्टेडी फ्लो है। दूसरा एजम्पशन क्या लिया, कि ये इंसुलेटेड है, क्या है, इंसुलेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं अब
स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाऊंगा नोजल के लिए या डिफ्यूजर के लिए, दोनों के लिए देख सकते हैं। तो नोजल के लिए लगाऊंगा अगर स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन, तो क्या होगा सर, स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं कि H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। अब आप बोलोगे सर आपने स्मॉल कैसे लिख दिया? स्मॉल लिखने का मतलब क्या है कि मैंने दोनों साइड से मास को हटा दिया, मास को कैंसिल कर दिया। अगर आप कैपिटल लिखोगे तो मास आ जाएगा, कैपिटल लिखने का मतलब वहां पे मास इंक्लूडेड है, और अगर मैं स्मॉल लिख रहा हूं तो मैं पर यूनिट मास की बात कर रहा हूं, तो सारे टर्म्स में मास डिवाइड हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे तो स्मॉल हो गया, यहाँ पे मास था हट गया, यहाँ पे मास था हट गया, और ये कैपिटल था तो ये क्या बन गया, स्मॉल भी बन गया। ठीक है, और कभी कभी ये भी दिक्कत नहीं देखना, इसका यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंपॉर्टेंट है। अगर ये किलो जूल पर केजी में दिया है मतलब पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं, यहाँ भी किलो जूल पर केजी में दिया मतलब कि पर यूनिट मास की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखो कैसे क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व। अब यहाँ मुझे पता है कि स्टेडी फ्लो है और इंसुलेटेड है, जब इंसुलेटेड है सर तो क्यू कितना हो गया, 0, और नोजल इज नॉट यूज्ड फॉर वर्क ट्रांसफर, यानी कि नोजल में वर्क ट्रांसफर नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे कि नो वर्क ट्रांसफर, नोजल में कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होता, तो ये भी क्या हो गया, 0। और एक चीज मैं साफ साफ देख रहा हूं सर यहाँ से, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दोनों इनलेट और आउटलेट के लिए क्या है, सेम है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2। इसका मतलब ये है सर कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 0, यानी कि सेम GZ1 इज इक्वल टू GZ2, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं। तो मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास बचा सर H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब हमारा ये मेन इक्वेशन हो गया किसके लिए, नोजल के लिए। और हमें अगर क्वेश्चन में देता है कि H1 गिवन है सर, C1 गिवन है, H2 गिवन है, तो C2 बता दो, तो यानी कि इन चारों में से आपको 3 जो डेटा होगा वो नोन होगा, एक जो डेटा है वो अननोन होगा। तो उस कंडीशन में कैसे सॉल्व करना है, यू कैन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। कभी कभी क्या करता है कि ये C1 को दिया ही नहीं है, या इग्नोर कर दिया या नेग्लेक्ट कर दिया, तो C1 को हटा सकते हो आप, तो C2 निकाल सकते हो। सर ये देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स इसमें। क्यों गलतियां करते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड। वहां पे देखोगे आप कि जब ये नोजल या कोई भी एग्जांपल देता है तो वहां पे एंथैल्पी का यूनिट किलो जूल पर केजी या किस में दे देगा, और जो वेलोसिटी देगा उसका यूनिट किस में देगा, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड में देगा। तो अगर ये किलो जूल में है तो इसको आप मीटर पर सेकंड में नहीं रख सकते, क्योंकि मीटर पर सेकंड के साथ वाली जो यूनिट होती है उससे रिलेटेड वो जूल में होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे मीटर पर सेकंड में रख रहे हो C, तो यहाँ पे आपको जूल में रखना पड़ेगा, और अगर ये किलो जूल में रख रहे हो तो मीटर पर सेकंड वाले जो हमारा टर्म है इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेंशन मत करो। ठीक है, तो नोजल की बात करें, सेम हमारे डिफ्यूजर में भी हो जाएगा, सेम इक्वेशन डिफ्यूजर में ही आ जाएगा। बस डिफरेंस क्या रहेगा, यहाँ पे C2 ज्यादा होगा कंपेयर टू C1, और वहां पे C2 क्या हो जाएगा, वहां पे C2 कम हो जाएगा एज कंपेयर टू C1। बस ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो नोजल और डिफ्यूजर में समझ में आ गया। नोजल इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द वेलोसिटी, एंड डिफ्यूजर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिक्रीज द वेलोसिटी। और नोजल बोलता है या डिफ्यूजर बोलता है, तो कैसे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को हमें सेट करना है, दैट वी हैव डिस्कस राइट नाउ। ठीक है ना, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल, इसको बोलेंगे क्या, टरबाइन या कंप्रेसर। ठीक है ना, तो हमारा नेक्स्ट है इसका एक, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे, या जो भी हम पावर प्लांट की बात करेंगे, गैस साइकिल, पावर साइकिल, वहां पे इस कॉन्सेप्ट का हेल्प बहुत मिलेगा मुझे। ठीक है, और इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सर इस पे कि आपको निकालना है वर्क ट्रांसफर, लेकिन आप निकाल दो एंथैल्पी का डिफरेंस, ऐसा क्यों, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। थर्ड हमारा क्या है, टरबाइन।
अब मैं दोनों का साथ साथ लेके चल रहा हूं, यहां पे मैं लेके चल रहा हूं फोर्थ कंप्रेसर भी लेके चल रहा हूं, ठीक है ना। अब टरबाइन का, टरबाइन कैसे बनेगा, टरबाइन सेम टरबाइन में बना रहा हूं, किस तरीके से सर, अभी हमारा इनिशियल, ये हमारा एग्जिट, ये 1 1, ये 2 2, ठीक है। सिमिलरली कंप्रेसर, कंप्रेसर में कैसा बनेगा, ये हमारा 1 1 और ये हमारा 2 2, ठीक है। अब जो भी हमारा कंप्रेसर और टरबाइन है, देखो इस शेप का मतलब क्या है, टरबाइन इज एक्सपेंशन डिवाइस, टरबाइन एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सपेंड करता है। और ये पता है क्या बता रहे हैं, सिंपल सा कुछ, ये इसको देख के आपको लग रहा होगा कि ये एक्सपेंशन, यानी कि सिंपल ये जो डायग्राम है, जो इसका शेप है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यानी कि ये जो डायग्राम इस पर्टिकुलर टरबाइन में कंप्रेसर जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, वॉल्यूम है। तो इसको मैं, अगर आपको टरबाइन नहीं बोला है, ऐसा शेप दे दिया है, तो भी आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि टरबाइन का शेप है या कंप्रेसर का शेप है, ठीक है। अब सेम वही काम कर रहा हूं मैं, क्या दोनों के केस में मैंने यहां पे इंसुलेट कर दिया, इसको मैंने इंसुलेट किया हुआ है, सेम यहां पे भी मैंने इसको इंसुलेट कर दिया। और हमें पता ही है कि इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट हमें पता है कि यहाँ का इनिशियल एंथैल्पी H1 H1 सब कुछ हम जैसे पहले लिया था वैसे सारा ही लेके चलना है। अब एक रेफरेंस ले लिया पॉइंट, यहां भी रेफरेंस ले लिया, यहां भी रेफरेंस लिया डेटम हेड के लिए। अब इस सेंटर, ये हमारा सेंटर पॉइंट है, तो इसके लिए Z1 क्या हुआ, सेम Z1 ऐसा है, और ये भी क्या है, Z2 है। और यहां से मैं बोल सकता हूं कि Z1 Z2 दोनों क्या है, इक्वल है, यानी कि Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z। सिमिलरली यहां पे मैं बोलूं तो इसका भी सेंटर लाइन ये है, तो इसके लिए क्या हुआ हमारा, Z1 ये हुआ, और इसके लिए हमारा ये क्या हुआ, Z2 ये हुआ। तो यहां भी क्या है, Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z, यानी कि दोनों डिवाइस में मैं देख रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। आप देखो ध्यान से कैसे करना है। टरबाइन में मैंने पहला एक एजम्पशन ले लिया हुआ, क्या एजम्पशन की अगर बात करें तो पहला एजम्पशन क्या है हमारा सर, स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो का मतलब fluid properties not changing with respect to time at every section, you can say. Second assumption, insulated। insulated कौन सा डिवाइस इंसुलेट कर दिया गया, मतलब कि यहां पे भी Q is equal to 0। थर्ड, सेम डेटम हेड, आपको पता ही है। अब एक काम करते हैं, टरबाइन हमें पता है कि टरबाइन एक्सपेंशन डिवाइस है, और टरबाइन में मुझे वर्क मिलता है, और कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है, जिसमें वर्क हमें देना पड़ता है, वर्क देना पड़ता है कंप्रेसर में काम करने के लिए। तो अगर मैं स्टेडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाता हूं इसके लिए, तो क्या बोलूंगा सर, फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या बोलूंगा कि H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 G Z1 प्लस Q इज इक्वल टू, सेम इक्वेशन लिख रहा हूं। और अगर मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, स्मॉल में लिखने का मतलब है कि पर यूनिट मास, ये क्या हो जाएगा, H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है। तो मुझे पता है कि सर यहाँ पे नो हीट ट्रांसफर, तो Q क्या हो गया, 0 हो गया। हमें पता है यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल, ये क्या है, सेम है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है ना, सेम हाइट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो क्या बोलूंगा यहाँ पे कि सर H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट, अब ध्यान से देखो, अगर मैं देखूंगा जनरली यहाँ पे देखो, अगर मुझे कुछ निकालना है, मेन इक्वेशन तो हमारी ये हो गई। अगर मुझे W कंट्रोल वॉल्यूम मैंने कि पूछा टरबाइन में कितना वर्क मिला, सेम ये कंडीशन उस पर भी लगेगा, यानी ये इक्वेशन अभी तक बिल्कुल सेम है वहां पे, ठीक है ना, अभी तक बिल्कुल सेम है, यानी कि ये सेम इक्वेशन वैलिड होगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि सेम कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे वो कंडीशन वहां पे है,
तो लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कभी कभी अगर हमें बोल देता है कि सर जो वेलोसिटी का चेंजेस है यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस C1 C2 वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो है। अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस बिल्कुल बोल देता है मुझे ऑलमोस्ट जीरो है, उस कंडीशन पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा सर यहाँ पे ध्यान से देखो ये कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कंट्रोल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू H1 माइनस H2। कंट्रोल वॉल्यूम विल बी H1 माइनस H2 क्योंकि C1 C2 को मैं चेंज बिल्कुल जीरो ले लिया। या एक और तरीका है कि C1 C2 की वैल्यू कंपेयर टू H एंथैल्पी बहुत कम होगा तो मैं इसको ऑलमोस्ट एंथैल्पी के इक्वल मान सकता हूं। ठीक है, तो दोनों के हेल्प से मैं W कंट्रोल वॉल्यूम का लिख लिया H1 माइनस H2। लेकिन अगर मैं यही कंप्रेसर के लिए लगाऊंगा ये इक्वेशन तो मुझे पता है कि अगर वेलोसिटी के चेंजेस को मैं हटा रहा हूं, वेलोसिटी के चेंजेस को मैं बिल्कुल जीरो मान रहा हूं या वेलोसिटी का कंपैरिजन मैं अगर कर रहा हूं एंथैल्पी से तो उसको बहुत कम मान रहा हूं तो क्या बोलूंगा कि H1 इज इक्वल टू H2 प्लस कंट्रोल वॉल्यूम। अब मुझे पता है कि कंप्रेसर पे वर्क होता है, जब कंप्रेसर पे वर्क होता है इसका मतलब कि क्या, कंप्रेसर का वर्क क्या, नेगेटिव। अरे हमने कन्वेंशन माना है ना कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव, तो कंप्रेसर इज अ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर W कंट्रोल वॉल्यूम माइनस, और यहां पे हमने क्या लिखा, टरबाइन में क्या लिखा, प्लस, क्योंकि वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है। तो यहां पे W कंट्रोल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहां पे W कंट्रोल वॉल्यूम हो जाएगा सर H2 माइनस H1। ये सारी चीजें आपको यूज करना है, बहुत बाद में देखोगे। तो कई बार पूछ लेता है कि सर बताओ कि आप अगर टरबाइन का लेते हो केस तो टरबाइन में इनिशियल एंथैल्पी माइनस फाइनल एंथैल्पी निकालते हो। अच्छा ये जो आएगा कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, पर यूनिट मास है, केजी में आएगा, किलो जूल पर केजी में या जूल पर केजी में। ठीक है, और यहाँ पे जो देख रहे हो वो भी क्या है, किलो जूल पर केजी, जूल पर केजी में। तो आपको पूछेगा कि सर टरबाइन के केस में तो आपने क्या किया, किलो जूल पर, सॉरी टरबाइन के केस में आपने इनिशियल माइनस फाइनल किया, ये इनिशियल 1 है, ये फाइनल 2 है। लेकिन आप कंप्रेसर के केस में क्या कर रहे हो, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो। ऐसा क्यों, तो आप बोलोगे सर ये मैंने डिराइव किया है कहां से, फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना आप लोग, क्या ध्यान रखना है कि भले ही हमने इन दोनों इक्वेशंस को, ये भले ही हमने इस दोनों इक्वेशंस को डिराइव किया है यहां पे सर, लेकिन एक चीज ध्यान रखो कि ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है कब, जब हमने कुछ एजम्पशंस माना है, हमने जब कुछ एजम्पशन माना है तब। लेकिन अगर गेट के क्वेश्चन में आ गया ये टरबाइन और बोला कि कुछ हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में जो आपका सबसे मेन इक्वेशन है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, इसको लेके चलना है। अगर इसमें कुछ सिंप्लिसिटी, इसमें कुछ एजम्पशन दे रखा है तब हमने ये डिराइव किया हुआ है, क्लियर। तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है जैसे हमने माना है तो फिर ये फॉर्मूला, अदरवाइज हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। तो हमने एप्लीकेशन में नोजल देख लिया, डिफ्यूजर देख लिया, टरबाइन देख लिया, कंप्रेसर देख लिया, एक लास्ट और डिवाइस देखेंगे जिसको हम बोलेंगे थ्रॉटलिंग एक्सपेंशन या थ्रॉटलिंग एक्सपेंडर या थ्रॉटलिंग प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि थ्रॉटलिंग का मतलब क्या है सर। और बहुत बार देखा हूं मैंने, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि सर थ्रॉटलिंग का एक्चुअल मतलब क्या है, थ्रॉटलिंग समझ में नहीं आया मुझे कि थ्रॉटलिंग है क्या। ठीक है, तो इसको समझेंगे यहाँ पे थ्रॉटलिंग क्या है, और थ्रॉटलिंग को हम लोग आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो हमारा 5th डिवाइस है वो क्या है, थ्रॉटलिंग एक्सपेंडर या थ्रॉटलिंग प्रोसेस यू कैन से। अब हम देखते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस का मतलब सिंपल ये समझो सर, आप यहाँ पे प्रोसेस लिख दो अगर चाहते हो तो, कि कोई भी फ्लो हो रहा है जो, अगर आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, किसी भी फ्लो को आपने डिस्टर्ब कर दिया, उस डिस्टर्ब जो फ्लो को ही हम बोलते हैं थ्रॉटलिंग। जैसे कि आप मान लो घर पे टैब ऑन करके पानी को ले रहे हो, बाल्टी में बकेट पे पानी को इकट्ठा कर रहे हो, टैब या शॉवर ले रहे हो, ऐसा करके आपने क्या किया,
पानी बिल्कुल पाइप से आ रहा था, टैप खुला हुआ है, आपने उसको स्लो कर दिया, कम कर दिया, तो पानी जो निकल रहा था उसका वॉल्यूम फ्लो रेट या जो उसका डिस्चार्ज है वो कम हो गया। यानी कि आपने क्या किया, जिस रेट से आ रहा था उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो वहां पे उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस। एग्जांपल वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर। आपने देखा होगा कि ऐसा पाइप है, इस पाइप में मैंने कुछ इस तरीके से डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, ये हॉलो है, बाकी ये पूरा फिक्स्ड है, इसको बोले ऑरिफिस मीटर। तो यहां तक आराम से पानी फ्लो करके जा रहा था, फ्लो करके जा रहा था, यहां पे जाके उसको सडन डिस्टरबेंस मिल गया। यानी कि कहीं भी अगर आपने फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, उसी को हम बोलेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस। डिस्टर्ब्ड फ्लूइड प्रोसेस, दैट विल बी योर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो एग्जांपल क्या क्या होगा, एग्जांपल इसका होगा कि इसका एग्जांपल फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपन वाल्व, फ्लो थ्रू अ पार्शियली ओपन वाल्व, या इसको हम बोल सकते हैं कौन सा, फ्लो थ्रू पोरस प्लग, या जैसा देना चाहो वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, जैसे देना चाहो वो सारे के सारे एग्जांपल किसके होंगे, थ्रॉटलिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस एग्जांपल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हम कैसे लगाएंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो ध्यान से देखो, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बना दिया, मान लो एक पोरस प्लग बना दिया, ठीक है ना, यानी कुछ यहां पे मैंने होल्स कर दिए, ठीक है ना, फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, इसके थ्रू फ्लो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे वही सेम इसको इनिशियल कंडीशन मान लिया सर, और इसको मैंने मान लिया फाइनल कंडीशन। तो मुझे पता है सारी क्वांटिटीज तो इसी पे होने वाली है। कौन कौन सी क्वांटिटी, H1, C1, जो भी P1, U2, U1, यानी कि जितनी जो भी क्वांटिटी है वो 1 उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 1 सफिक्स से, और 2 पे रिप्रेजेंट करूंगा 2 सफिक्स से। अब मैं लगाता हूं, अगर मान लो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो मैं क्या बोलूंगा, फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम राइट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस GZ1 प्लस Q इज इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। अब यहां पे एजम्पशन है सर, एजम्पशन क्या है, एजम्पशन है क्या है, पहला स्टेडी फ्लो का मतलब जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। दूसरा मैंने क्या एजम्पशन लिया कि अगर मैं एक रेफरेंस लेता हूं तो उस रेफरेंस सेंटर से देखो ध्यान से, Z1 एंड Z2, यहां पे भी क्या होगा, Z1 Z1 और Z2 दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि सर GZ1 और GZ2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हम क्या बोलते हैं कि सर थ्रॉटलिंग प्रोसेस या थ्रॉटलिंग जो भी डिवाइस है, वो दैट डिवाइस इज नॉट यूज्ड टू फाइंड द वर्क ट्रांसफर, वर्क के लिए यूज नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट होगा, नो वर्क ट्रांसफर, यानी कि ये भी क्या हो गया, 0, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम देखते हैं सर यहाँ पे Q, तो मैंने इंसुलेट नहीं किया, ठीक है ना, तो आप अगर चाहो, अगर इंसुलेट किए हो तो क्या बोल सकते हो इसको, Q इज इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान से देखो, यहां पे Q 0 होने के और भी कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे कि आपने देखा एक फ्लो, एक यहां से आपने क्या देखा, एक फ्लो हो रहा था, ये फ्लो आ रहा है, या ये पाइप है, पूरा फ्लो आराम से आ रहा था, और इसी पर्टिकुलर सेक्शन पे क्या है, वेंचुरीमीटर है, तो यहां से फ्लो आ रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लो का डिस्टर्बेंस हो गया। तो जो फ्लो का डिस्टर्बेंस हुआ वो बहुत छोटा सा रीजन में हुआ। अगर मैं बोलता हूं कि ये पाइप है सर, यहां मैंने फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया, तो यहां से आता तो आराम से फ्लूइड फ्लो कर रहा था, इस पर्टिकुलर थिकनेस पे, इस सेक्शन में मैंने क्या किया, फ्लो को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये जो थिकनेस है जहां पे फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है एक्चुअल में,
वो थिकनेस इतना छोटा है, वो रीजन इतना छोटा है सर कि इस फ्लूइड को टाइम ही नहीं मिलेगा कि ये सराउंडिंग के साथ कुछ हीट इंटरेक्शन कर सके। यानी ये इतना छोटा रीजन है, इतना छोटा सेक्शन है सर कि इस फ्लूइड को टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि ये सराउंडिंग के साथ कुछ हीट का इंटरेक्शन कर सके। इसलिए हम हमेशा Q को यहाँ पे 0 पुट करेंगे। आई बात समझ में? हम Q को यहाँ पे हमेशा क्या करेंगे? 0 पुट करेंगे। Q को 0 पुट करने का हमने तरीका देखा। क्या देखा? Q को 0 हम क्यों पुट कर सकते हैं सर? क्योंकि सर पहली चीज कि अगर वैसे तो जनरली हम ये नहीं बोलेगा कि इन्फ्लुएट किया गया, लेकिन हमारा सबसे जो मेन रीजन है Q को 0 करने का वो क्या है सर? कि सर जहां पे डिस्टरबेंस हो रहा है फ्लो का, वो फ्लो का डिस्टरबेंस इतने कम रीजन में, इतने लेस एरिया में हो रहा है सर कि उस एरिया में, उस रीजन में फ्लूइड को टाइम ही नहीं मिल पाएगा कि वो सराउंडिंग के साथ हीट का इंटरेक्शन कर ले। इसलिए मैं यहाँ पे Q को 0 लेके चलूंगा। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं बोलो? H1 C²/2 इज इक्वल टू H2 प्लस C²/2। नाउ यहां पे सर C1 और C2 की वैल्यू एज कंपेयर टू एंथैल्पी विल बी वेरी वेरी लेस। C1 और C2 की वैल्यू एज कंपेयर टू एंथैल्पी विल बी वेरी वेरी लेस। दैट्स व्हाई वी कैन से H1 अप्रोक्सीमेटली विल बी इक्वल टू H2। ठीक है ना? और H1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू H2 है सर, लेकिन कब? जब मैंने C1 C2 को H के रेफरेंस में बहुत कम रखा वैल्यू। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि अब ये इसको अगर एंथैल्पी कांस्टेंट होता है किसी प्रोसेस में तो हम उसको बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। उसको बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जिसमें थ्रू आउट द प्रोसेस क्या हो रहा है? एंथैल्पी कांस्टेंट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। यानी सर मैंने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो हमारा टॉपिक था, इसमें हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का मतलब क्या है, स्टेडी फ्लो एनर्जी स्टडी का मतलब है कि कोई भी पाइप का फ्लो हो रहा है तो उस पे किसी भी सेक्शन पे जाओ तो जो हमारा फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है फ्लूइड की प्रॉपर्टीज। ठीक है? दूसरा प्रॉपर्टी मतलब पैरामीटर्स सारे कांस्टेंट होने किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। दूसरा स्टेडी फ्लो बोला जाएगा तो वहां पे सर मास जो एंटर हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में और जो मास एग्जिट हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में दोनों सेम होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूं किसका, अगर मैं बात करूं स्टेडी फ्लो का, तो स्टेडी फ्लो में जो भी एनर्जी का इन हो रहा है या एनर्जी जो आउट हो रहा है वो भी क्या होगा? सेम होगा। और ये कॉन्सेप्ट मुझे हमेशा यूज करना है कि एनर्जी एंटरिंग टू द इनटू द एलिमेंट इज दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी लिविंग फ्रॉम द एलिमेंट। ये कॉन्सेप्ट यूज किया और उसके बाद हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था। वो इक्वेशन क्या था कि कैपिटल H1 प्लस हाफ mc1 स्क्वायर प्लस mgz1 प्लस कैपिटल Q दैट विल बी इक्वल टू H2 प्लस हाफ mc2 स्क्वायर प्लस mgz2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम। दैट अगर वहां पे मास दे रखा है तो, अगर मास नहीं दिया तो स्मॉल वाला क्या हो जाएगा? H1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस स्मॉल q दैट विल बी इक्वल टू S2 प्लस C2 स्क्वायर बाई 2 हाफ C2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 प्लस W कंट्रोल वॉल्यूम स्मॉल में। ठीक है? तो ये सारी चीज हमने डिस्कस किया। अब हमने उसके बाद देखा कि एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और उसका हमने एप्लीकेशन क्या देखा सर? कौन कौन सा एप्लीकेशन? पहला एप्लीकेशन हमने क्या देखा? नोजल, डिफ्यूजर, फिर हमने टरबाइन देखा, फिर हमने कंप्रेसर देखा, और उसके बाद हमने देखा लास्ट में क्या कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस या थ्रॉटलिंग एक्सपेंडर डिवाइस अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा। और उसके बाद हमने ये भी बोला अगर मान लो कभी आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया कि सर बताओ हमें यहाँ पे टरबाइन में या कंप्रेसर में फाइंड करना था वर्क ट्रांसफर, लेकिन हमने वर्क ट्रांसफर फाइंड ना करके हमने क्या किया सर? हमने यहाँ पे एंथैल्पी का डिफरेंस निकाल लिया। तो ऐसा क्यों किया? तो हम बोल सकते हैं तो सर दिस इक्वेशन वी गॉट फ्रॉम स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। ठीक है? तो हमने अभी स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात किया। अब हम इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम अनस्टेडी स्टेट कंडीशन डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम इतना सब करने वाले हैं। ठीक है?